नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। हरिद्वार कुंभ मेले 2027 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लिखी चिट्ठी, कहा आपका स्वागत है। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे आईएमए पासिंग आउट परेड का निरीक्षण। पहली बार शामिल होगी महिला कैडेट। पीएम सूर्यघर योजना में उत्तराखंड देश में नंबर 1, 4 श्रेणियों में मिला पहला स्थान। उत्तराखंड में नए सत्र से बढ़ेंगी 200 एमबीबीएस सीटें, छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ के बाद अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा के लिए नई एसओपी बनाएगी धामी सरकार। देश में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दायित्वधारियों की चौथी सूची जारी कर दी है और इस सूची में 7 नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभागों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही राज्य में दायित्वधारियों की संख्या लगभग 100 के करीब पहुंच गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ और नामों की घोषणा कर सकती है। इसी क्रम में ज्योति सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का उन्हें 40 से 45 सालों का अनुभव है और इस अनुभव का लाभ विभाग को मिलेगा। उन्होंने कहा सरकार ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी उस पर वो पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और साथ ही ग्रामीण विकास और विभागीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देना, जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देना रहेगा। खबर देहरादून से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों और आगामी चुनाव तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन के सभी महासचिव मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से निर्देश दिए गए कि जून माह के भीतर सभी संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। विशेष रूप से विधानसभा स्तर पर कोर कमेटियों का गठन कर मोर्चों और प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रचार प्रसार की रणनीति को भी जल्द ही धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में हुई इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संगठन की एक नियमित बैठक थी, जिन्होंने बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा हुआ था, जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई ताकि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सके। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 दिवसीय दौरा बहुत ही यहाँ ऊर्जा देने वाला था। हमारे संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में और गति देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने हर एक दृष्टि से हर पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी जो सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो उन पर अलग तरीके से योजना बनाई गई है, उन योजनाओं पर काम होगा। देहरादून के सिलाकुई क्षेत्र में घर से गैस सिलेंडर और इंडक्शन चूल्हा चोरी करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। मामला जमनपुर निवासी
शशि पठानिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के आधार पर थाना सेलाकुई में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने आरोपी जब्बार निवासी जमनपुर सेलाकुई को इंटास कंपनी के पास डिक्शन ग्राउंड क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत के चलते चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में चमोली निवासी अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी दिगंबर सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें MFN लाइटवेट विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिगंबर सिंह रावत की उपलब्धि उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। हल्द्वानी में मां गर्गी मंदिर में आयोजित होने वाली भव्य महाआरती और धार्मिक कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के संबंध में नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने आज एक प्रेस वार्ता कर लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि लगभग 1 साल पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मां गार्गी मंदिर में संध्या आरती की शुरुआत की गई थी, जो लगातार संचालित हो रही है। इसी क्रम में आरती के 1 साल पूर्ण होने पर 5 जून को भव्य महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का भी माध्यम बनेगा। कार्यक्रम के तहत शाम 6 बजे मां गार्गी माता की महाआरती होगी। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, मां गार्गी के भजनों का लोकार्पण तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गंगा दशहरा 2025 5 जून को हमने मां गार्गी आरती का प्रारंभ वहाँ पर किया था और कल 5 जून को उस आरती को सुचारू रूप से चालित हुए 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में हम सभी जितने हमारे लोग हैं, हमारे सभी लोगों ने ये तय किया कि वहाँ पर एक भव्य आरती का आयोजन किया जाए। उसी के मद्देनज़र हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ठीक 6 बजे गार्गी माँ की आरती वहाँ पर प्रारंभ होगी और 6:30 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उस तत्पश्चात जो हमने 2 आरतियाँ, एक गार्गी माँ की आरती और एक शीतलाहट मंदिर की आरती जो बनाई है, उसका लोकार्पण होगा। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल एम्स ऋषिकेश एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला हरिद्वार के बहादुराबाद निवासी एक होमगार्ड जवान और उसकी बहन के साथ कथित मारपीट का है। आरोप है कि जवान अपनी गर्भवती बहन को डिलीवरी के लिए एम्स लेकर पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद हो गया। पीड़ित पक्ष का कहना है विवाद के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने होमगार्ड जवान के साथ मारपीट की, जिससे उनके कान में गंभीर चोट आई और कई टाँके लगाने पड़े। आरोप ये भी है बीच बचाव करने पहुंची उनकी बहन के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इलाज जारी है। कैसे महाराज को सामने की बात है, बहुत बुरी
भैया कैसे कैसे हमारा कार्ड होने सारे कार्ड होने ये देखो वीडियो अल्मोड़ा जिले के बड़ेछीना धौलछीना मोटरमार्ग पर गुरुवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अल्मोड़ा से नाचने जा रही कार कांचुला पुल के पास अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय वाहन में 3 लोग सवार थे। दुर्घटना लगभग दोपहर 2 बजे आसपास हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया, घायलों को खाई से बाहर निकाला। हादसे में कुंदन सिंह पुत्र महेंद्र बथियाल निवासी नाचनी की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गणेश कुमार पुत्र भोपाल राम और भूपेंद्र प्रसाद पुत्र दिवाली राम गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर का रुख करते हैं लक्सर से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर इस्माइलपुर रोड पर गुरुवार को भी दर्दनाक सड़क हादसे में एक बालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। जानकारी की माने तो पतंजलि हर्बल फूड कंपनी के कर्मचारियों को लेकर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने इस्माइलपुर रोड पर पचेवाली गाँव के 2 बालकों आयुष और अंशुल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंशुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया है। खराब मौसम के कारण लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित पौड़ी दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया। राहुल गांधी के स्वागत और संबोधन के सुनने के लिए कंडोलिया मैदान में हजारों की संख्या में लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन दौरा रद्द होने से समर्थकों में मायूसी देखने को मिली। हालांकि राहुल गांधी ने अल्मोड़ा से फोन और वर्चुअल माध्यम के जरिए पौड़ी की जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का आभार जताते हुए जल्द ही पौड़ी आने का भरोसा भी दिलाया। संवाद के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से भी बातचीत की है। आदमी लोग 50,000 आदमी थे यहाँ पे, और इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इससे शुभ संकेत जाता है। उसके बाद जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग थे, सैनिक भी थे, महिलाएं थी, नौजवान थे, और जिस तरह का उत्साह आज लोगों में दिखा, निश्चित तौर पर जो ये पौड़ी का आज ये कार्यक्रम था, चाहे राहुल जी का कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश गया है और पूरे 14 विधानसभाओं में इसका असर पड़ेगा। तमाम 14 विधानसभाओं के लोग यहाँ पे आए थे और हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ थी। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम राहुल जी नहीं आए तो लोगों में उत्साह है। देखिए, आज राष्ट्र के जननायक, देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, जिनके परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का इस मिट्टी से बड़ा जुड़ाव रहा है, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर के सम्मेलन में आए थे तो पहली बार वहां पे एक प्रस्ताव पास हुआ था कि उत्तराखंड राज्य अलग बनना चाहे। ऐसे जिस मिट्टी से उनका ये लगाव हो, वहां माननीय राहुल गांधी जी आते तो सबको खुशी होती। उत्तराखंड के जनमानस में अपार उत्साह था। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए पूरे गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों और विभिन्न विधानसभाओं से बड़ी मात्रा में सैनिक और अर्धसैनिक बल के लोग आए थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी मात्रा में यहाँ राहुल जी को सुनने के लिए आए थे। राहुल जी चूँकि अब आसमान का तो किसी के हाथ में नहीं है, और उन्होंने जनता को संबोधित किया। देखिए, मैं अपने तमाम भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बल के सैनिकों को मैं धन्यवाद देता हूं, और वीरानों को उनको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज आकर के यहाँ पर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। अब पूरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अब विशेष रूप से राहुल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने अग्निवीर योजना को ख़त्म करने का संकल्प दोहराया।
देहरादून में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। चारधाम यात्रा में संचालित हेली कंपनियों ने राहत और बचाव कार्यों के लिए कुल 80 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराए हैं। जानकारी के माने 8 हेली कंपनियों के द्वारा प्रत्येक कंपनी के 10 घंटे का निःशुल्क उड़ान समय उकाड़ा को दिया है, जिसका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में किया जाएगा। केदारनाथ से और बाकी उत्तराखंड के जितने भी इलाके जहाँ से चारधाम चल रही है और हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी बराबर बनी हुई है, तो जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश से बीमार पड़ रहे हैं या उनको जल्दी से हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको वहाँ हिली एरिया से और केदारनाथ जैसी जगह से उतारा जा रहा है और ताकि उनको सही जगह समय से पहुँचाया जा सके। इस संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था, जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली, जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इश्यूज़ या एज्ड लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आवर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको नैनीताल लेकर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। और हमारा भविष्य भी है, इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंपकर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए। हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो इसमें योगदान कर सकता हूं। ये अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का पर्यावरण कैसा हो, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छा पर्यावरण न केवल हमारी पहचान है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार भी है। क्योंकि हम उस पवित्र भूमि के निवासी हैं जहां से मां गंगा और मां यमुना जैसी अनेक जीवनदानी नदियां निकलती हैं, जो 12 महीने सदा नीरा बहती रहती हैं और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं। भाइयों बहनों, हम उस देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं जहां हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का प्रहरी है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति को पूजनीय माना और पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसलिए आज जिस पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं वह हमारी संस्कृति का हिस्सा
हजारों वर्षों से रहा है। हमने नदियों को मां कहा है, वृक्ष को देवता माना है, पर्वतों को पूजनीय माना है और प्रकृति को जीवन का आधार माना है। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और वह है जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे होंगे, जब वर्षा का समय होता है उस समय वर्षा नहीं होती है। जिस समय बहुत गर्मी पड़नी चाहिए उस समय बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो जलवायु परिवर्तन अब केवल ये वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से वास्तविकता में बदल गया है। बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखते जल स्रोत, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, ये हमें लगातार चेतावनी दे रही है, हमें अलार्म कर रही है कि हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं और प्रकृति के साथ हम कैसा व्यवहार करें, एक हमें उसके लिए आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कर रही हैं। और यदि किसी राज्य को इस चुनौती का सबसे पहले प्रभाव महसूस होता है तो वह हमारा राज्य हिमालय उत्तराखंड है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हमारे जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे पहले कितने नाले होते थे, नौले होते थे, धारे होते थे, गाड़ होते थे, गधेरे होते थे, कितने स्रोत होते थे। मैं तो बचपन में टनकपुर से पिथौरागढ़ जाता था, आज से लगभग 35 साल पहले, 40 साल पहले। तो इतनी जगह पर धारे दिखाई देते थे, जगह जगह पर पानी के स्रोत दिखाई देते थे। अब आप जाएंगे तो कुछ ही स्रोत बच गए हैं, सारे सूखते जा रहे हैं, लगातार सूख रहे हैं और हमारी खेती भी इससे प्रभावित हो रही है, जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, हमारी जैव विविधता भी इससे प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ हमारे राज्य की आर्थिकी का मूल आधार पर्यटन है, वह भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई सामान्य घटना नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण करना यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भाइयों बहनों, जब आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए नए रास्ते खोज रही है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व को एक नई दिशा देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, यानी कि विकास भी होना चाहिए और विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए, पर्यावरण भी संरक्षण रहना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रकृति भी और प्रगति भी, इस मंत्र के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ से दुनिया को संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। जब करोड़ों लोग अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू कर देंगे, छोटी छोटी आदतों को अपनी आदतों में शुमार कर लेंगे, तब बड़े बड़े परिवर्तन अपने आप संभव होने लग जाते हैं। जब हम पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं और जब हम प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं और पौधों का रोपण करते हैं, तब हम पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान देते हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के सामने एक अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान को हम सबके सामने रखा है। ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जन आंदोलन है। जरा सोचिए, जिस मां ने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें चलना सिखाया है, जिसने हमारे लिए अनेक कष्टों का सामना किया है, जिसने हर पल, हर क्षण, हर सुख और दुख में हमारा साथ दिया है, उस मां के नाम अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल एक पौधा नहीं रहता, बल्कि वो हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन जाता है। मैं आज भीमताल की इस पावन धरती से, प्रदेश के प्रत्येक परिवार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है कि कई बार हम पौधा लगाते हैं और एक औपचारिकता करके छोड़ देते हैं। उसे वृक्ष बनाना,
उसका संरक्षण करना, संवर्धन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पौधा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें वृक्ष बनाने और आने वाली पीढ़ियों को सौंपना ये सच्चे पर्यावरण की सेवा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण में देश का नेतृत्व किया है। जब पूरी दुनिया जंगलों की रक्षा की बात करती है, तब उत्तराखंड की मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन के माध्यम से इतिहास रचा था। गौरा देवी का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। गौरा देवी और हमारी बहनों ने दुनिया को एक संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा के लिए जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। आज हमें उसी भावना को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। आज फिर हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन बनाना होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। आज राज्य में जल संरक्षण हो, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, नदी संरक्षण, वनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, हरित ऊर्जा, इसके क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हमने जीईपी, सकल पर्यावरण उत्पाद की अवधारणा को लागू किया है। ये केवल एक नीति नहीं है, बल्कि हमारी सोच का प्रतिबिंब है, जो बताता है कि हमारे जंगल, जल और जैव विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आर्थिक प्रगति। नैनीताल से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।